शांतिपुर गांव में हरिनाथ नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन हरिनाथ अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी गांव का एक आदमी माधव दौड़ता हुआ वहां आया। हरिनाथ, क्या तुमने एक नई खबर सुनी? हमारे गांव के मंदिर में एक बहुत बड़े आचार्य विष्णु दत्त आए हैं। उन्हें ज्योतिष का गहरा ज्ञान है। सब लोग अपनी हथेली दिखाकर भविष्य पूछ रहे हैं। यह सुनकर हरिनाथ मुस्कुराया। अगर सब कुछ पहले से जान लें तो जीवन का आनंद ही क्या रहेगा। बात तो सही है, लेकिन मैं खास तौर पर तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा हाल पता है। तुम्हारा छोटा सा खेत, मेहनत बहुत, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। और तुम्हारी बेटी गौरी विवाह योग्य हो चुकी है। तो साफ साफ बोल माधव, तू चाहता है कि मैं भी हाथ दिखाने जाऊं? हाँ, एक बार देख तो सही। किस्मत कब बदल जाए कौन जानता है। हरिनाथ थोड़ी देर सोच में डूबा, फिर बोला, ठीक है, शाम को मंदिर आऊंगा। शाम को हरिनाथ मंदिर गया। आचार्य विष्णु दत्त ने उसे देखा और चौंक गए। चेहरे पर गरीबी है, लेकिन आंखों में तेज है। तू बहुत भाग्यशाली है। मगर आचार्य जी, मेरी बेटी गौरी के विवाह का क्या? मुझे तेरी हथेली नहीं, आंखों की चमक काफी है। समय ही तुझे तेरी किस्मत बताएगा। हरिनाथ अपने घर लौटा और पत्नी कौशल्या और बेटी गौरी को सारी बात बताई। पिताजी, अगर आचार्य जी ने कहा है तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। अगले दिन कौशल्या ने गौरी से कहा, बेटी, अपने पिताजी को खेत में खाना दे आ। गौरी खाना लेकर खेत की ओर चली ही थी कि रास्ते में उसे गांव का जमींदार भीष्मदेव अपने चेले शिवा के साथ मिला। तू बड़ी सुंदर है गौरी। तेरे जैसी लड़की मैंने पहले नहीं देखी। मेरा मन तुम पर आ गया है। शर्म करो, आप मेरे पिता के बराबर हो। मुझे इस तरह की बातें कहने से शर्म नहीं आती। तू अभी भी मान जा गौरी, मैं तेरे परिवार की गरीबी मिटा दूंगा। तेरे पिता कभी तेरा विवाह नहीं कर पाएंगे। गौरी गुस्से में वहां से चली गई। शिवा, मुझे ईश गौरी का कुछ करना पड़ेगा। गौरी खुद मेरी बनकर आएगी। तो ऐसा करो मालिक, हरिनाथ को झूठे कर्ज के जाल में फंसा दो। बरसों पहले उसने मुझसे जो कर्ज लिया था उसे चुकता किए बिना गवाहों के बिना चुपचाप चुका दिया था। अब मैं झूठ बोलकर उसका खेत हड़प लूंगा। अगले दिन हरिनाथ अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार शिवा के साथ आ गया। हरिनाथ, बरसों पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था, वो तुमने नहीं चुकाया। ब्याज मिलाकर रकम इतनी हो चुकी है कि अब यह खेत मेरा हो चुका है। कल तक इस खेत को खाली कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दूंगा। हरिनाथ दुखी होकर गांव के मुखिया सत्यपाल के पास गया। तेरे पास कोई लिखा पढ़ी है? नहीं ना? तो जमींदार का झूठ साबित करना मुश्किल है। हरिनाथ अपने घर लौटा और पत्नी कौशल्या और बेटी गौरी को सारी बात बताई। अब क्या करें कौशल्या? आत्महत्या करने का मन कर रहा है। अगर मेरी वजह से सब हो रहा है तो मैं कुछ करूंगी पिताजी। रात को गौरी चुपचाप भीष्मदेव की हवेली पहुंची। मेरे पिता का खेत लौटा दो, बदले में जो चाहो करो, लेकिन मेरे माता पिता को भूखा मत मरने दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें अब यहीं रहना होगा। किसी को पता नहीं चलेगा।
अगली सुबह हरिनाथ ने गौरी को गायब पाया। मुखिया जी को लेकर जमींदार के पास चलते हैं। जमींदार, मेरी बेटी को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? मुझे क्या पता, कहीं भाग गई होगी। अगर लड़की को संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? पंडित कहता था, मैं भाग्यशाली हूँ, देखो मेरी बेटी कहाँ है। जमींदार ने गौरी को रतनलाल नाम के एक तस्कर को बेच दिया। गौरी बेहोशी की दवा के बाद आंख खोलती है तो खुद को अजनबी हवेली में पाती है। वहां उसे चंद्रा नाम की युवती मिलती है जो पहले से वहां बंदी थी। हम सबको बेचा जाता है। मैं भी एक मेले से उठाई गई थी। अब शायद हमें भी बेच दिया जाएगा। उधर रतनलाल एक अमीर व्यापारी बनने का नाटक कर रहे एक नवयुवक विवान से मिलने की तैयारी करता है, जो दरअसल राजकुमार विवान महाराज विजेंद्र का पुत्र है। मैं हूँ बलरामपुर का राजकुमार जिसका तुम्हें इंतजार था। हाँ हाँ, मुझे आप ही का इंतजार था राजकुमार। मैं गौरी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं राजकुमार, आप गौरी से मिल सकते हैं। राजकुमार ने जब गौरी की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई व्यापारी नहीं, राज्य का राजकुमार हूँ। आज से तुम स्वतंत्र हो। राजकुमार ने हवेली पर छापा डलवाया। रतनलाल और शिवा पकड़े गए। चंद्रा को उसके गांव भेजा गया और गौरी को महल लाया गया। बच्चों, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।